अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हमने ENG 503 का लेसन 21 जो है उसका पार्ट 2 डिस्कस करना है। पहले 3 टॉपिक्स हमने पिछले लेसन में डिस्कस किए थे। अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। टॉपिक 113 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल एंड इम्प्लीकेचर पढ़ना है। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल और इम्प्लीकेचर ये दो अलग अलग से कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। पहले तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन किस तरह से होता है? कम्युनिकेशन में जब हम आपस में इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन होती है, तो उस तरह से पैदा होने वाला जो हमारे रिलेशन होता है उसको हम कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर इसकी डेफिनेशन से इसको देखा जाए तो किस तरह लोग जो हैं वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन गोल को किस तरह से अचीव करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को किस तरह से ओवरकम करते हैं, मैसेज को किस तरह से कन्वे करते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में होती हैं, ठीक है। डेफिनेशन के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ बताया गया कि द स्पीकर एंड लिसनर इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्सेशन जनरली कोऑपरेट विद ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होते हैं इन कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। उसके अलावा उन्होंने बताया कि इन अदर वर्ड्स कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में क्या होता है कि लिसनर यानी कि जो सुन रहा होता है वो क्या प्रज्यूम करता है कि स्पीकर जो है वो कोऑपरेटिव है एंड इज स्पीकिंग ट्रुथफुली, इंफॉर्मेटिवली, रेलेवेंटली, एग्जैक्टली एंड अप्रोप्रिएटली। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किस में होती हैं? कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में होती हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्रीस के अकॉर्डिंग भी उसका सेंट्रल क्लेम क्या था कि एक बहुत ही ज़्यादा अहम प्रिंसिपल है, ठीक है, ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में बतानी है, ठीक है। उसके बाद इसके ये मैग्जिम्स आ जाते हैं, मैग्जिम्स ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। वन बाय वन मैं आप लोगों को इसका पहले कॉन्सेप्ट दूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। दे आर 4 कैटेगरीज, जिसमें हमारे पास मैग्जिम ऑफ क्वांटिटी आ जाता है, मैग्जिम ऑफ क्वालिटी आ जाता है, मैग्जिम ऑफ रिलेशन आ जाता है एंड मैग्जिम ऑफ मैनर आ जाता है, ठीक है। पहला हमारे पास मैग्जिम ऑफ क्वांटिटी है। इसमें क्या होता है कि मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी में जो है वो लिमिटेड रहना है, लाइक जितना पूछा गया है सिर्फ आपको उतना बताना है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि गिव एज मच इन्फॉर्मेशन एज इज़ रिक्वायर्ड एंड नो मोर देन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। कि जितना पूछा गया लिमिटेड रहना है, उतना बताना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि हु इज़ योर फेवरेट राइटर, तो आप सिंपल कहते हैं अहमद नदीम कासमी या नम्रा अहमद। एक सिंपल सा आपने आंसर देना तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी आ जाता है। मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी में क्या होता है कि स्पीच जो है वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा है तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जिस तरह एग्जाम में कुछ MCQs आते हैं तो उसका सही जवाब जो होता है मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी के साथ लिंक करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है कि डू यू नो वेयर बिग बैंग टावर इज़, तो आपने सिंपल कहना कि इट इज़ इन लंदन, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक जवाब है। उसके बाद हमारे पास रिलेशन में क्या होता है कि बी रेलेवेंट, यानी कि आपको रेलेवेंट जवाब देना है। अगर किसी ने आपसे पूछा है कि आपको पानी कौन सा चाहिए, ठंडा चाहिए या गर्म चाहिए, तो आप सिंपल कह दे गर्म चाहिए, यानी कि मिलता जुलता जवाब होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। मैनर में क्या होता है? मैनर में आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो कौन सा? आपका जवाब जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, बी ऑर्डरली, बी ब्रीफ एंड अवॉइड एम्बिग्विटी, यानी कि किसी किस्म का जो है वो उलझन नहीं होनी चाहिए जवाब में। जो पूछा जाए उससे मिलता जुलता, ऑर्डरली, उतना हो कि ज़्यादा ना लंबा हो ना ज़्यादा छोटा हो, ठीक है। तो मैनर जो होता है उसमें ये 4 चीज़ों का ख्याल किया जाता है। एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ोन पर किसी से कहते हैं कि मैं आपको किस तरह से बहुत जल्दी मिल सकता हूँ, या हाउ कैन आई मीट यू क्विकली। तो आगे से आपको रिस्पॉन्स आए रन एंड गेट अ बस, यानी कि भागो और बस पकड़ो। इट मीन्स कि अभी फ़ौरन जो है वो मिलने आ जाओ। तो ये हमारे पास बड़ा ही ईजी सा, बड़ा ही प्रिसाइसली एग्जाम्पल भी है और प्रिसाइसली आंसर भी है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मैग्जिम्स ऑफ कन्वर्सेशन याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इम्प्लीकेचर अनदर कॉन्सेप्ट आ जाता है। इम्प्लीकेचर जो होता है, इसको इन सिंपल वर्ड्स अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या कि किसी ने अगर आपसे कुछ पूछा है तो आपने इनडायरेक्टली उसको जवाब देना है, या आप इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं उसको समझ आ जाए, लेकिन बात इनडायरेक्टली होती है। एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है कि यहाँ लिखा है कि किसी ने कहा है कि माई एक्स हस्बैंड हैज़ जस्ट टोल्ड मी ही कांट लुक आफ्टर अवर डॉटर टुमारो आफ्टर ऑल।
इसका क्या मतलब है कि मेरे साबिक शौहर ने अभी मुझे बताया कि वो कल मेरी बेटी की देखभाल नहीं कर सकता, ठीक है। तो आगे से उसकी फ्रेंड कहती है कि ही इज़ सच अ कंसिडरेट मैन, कि अच्छा वो तो बड़ा ख्याल रखने वाला आदमी है, मतलब कि उसने तंज़िया कहा है, ठीक है। तो ये तंज़िया बात की गई है, इस तरह से जो बात इनडायरेक्टली की जाए उसको हम इम्प्लीकेचर कहते हैं। यहाँ पर जो ये बी ऑप्शन है ये बता रहा है कि वो इनडायरेक्टली लेकिन बात कर रही है तंज़िया लहजे में, ठीक है। इसी तरह मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई कहे हाउ इज़ द वेदर टुडे, आज का मौसम कैसा है, तो आगे से रिस्पॉन्स आए कि यू शुड ब्रिंग योर अम्ब्रेला। इट मीन्स उसने ये नहीं कहा कि बारिश हो रही है या मौसम बहुत ख़राब है, उसने सिंपल कहा है कि आपको अम्ब्रेला लाना चाहिए, ठीक है। तो ये इम्प्लीकेचर होता है जिसमें इनडायरेक्टली स्पीच की जाती है व्हेन अ स्पीकर इम्प्लाइज, सजेस्ट और मीन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट द स्पीकर लिटरली सेज, यानी कि मुख्तलिफ हो, क्या जो स्पीकर कह रहा है उससे मुख्तलिफ हो। अब इसमें कुछ वर्ब्स हैं जैसे कि इम्प्लाई, सजेस्ट, मीन, ये सारे वर्ब्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक एग्जांपल है जिसमें उन्होंने बताया कि बी जो है उसने बताई, जो हमें बताया है वो इसकी एक एग्जांपल बता रहे हैं कि सरकास्टिकली है, यानी कि वो तंजिया बता रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो इसकी टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर है और दूसरा हमारे पास कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर है। कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर की बात अगर की जाए तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कि एडिशनल मीनिंग जो होता है कन्वे कर रहे होते हैं, ठीक है। और सम टाइम ये वर्ड्स जो होते हैं वो कंट्रास्ट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। अब वो कौन से वर्ड हैं, वो बड़े प्रोमिनेंट से वर्ड हैं जो उन्होंने हमें बताए हुए हैं, इवन, बट, येट, बोथ, ये वाले वर्ड्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं जब हम कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर कर रहे होते हैं या कन्वेंशनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर आ जाता है। कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर में क्या होता है कि कुछ बातें जो होती हैं वो हम इनडायरेक्टली बोल रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि कोई कहता है क्या तुम आज रात को शादी पर आओगे, तो आगे से हम कहते हैं कि मैं आज बीमार हूँ या मैं कल मेरा पेपर है, तो इस तरह से एक्सक्यूज़ेस देना जो कि बता रहे हो कि अच्छा जी हम नहीं आ सकते या ये रीज़न है, तो इनडायरेक्टली बताया जा रहा है, इसको हम कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर कहते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने बताया कि दे आर नॉट इनकोडेड इन द सेड वर्ड्स, जो बात कही होती है, ठीक है, उसमें इनकोडेड नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा बताया गया कि दे आर द अजम्पशंस सजेस्टेड बाय द स्पीकर एंड इन्फर्ड बाय द हेरर इन एन एक्सचेंज सिचुएशन, ठीक है, यानी कि सिचुएशन एक्सचेंज कर दी जाती है। उसके बाद हमारे पास उसकी आगे फर्दर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, सॉरी 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, जो कि पार्टिकुलराइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर है। पार्टिकुलराइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर में क्या होता है कि जब हम पार्टिकुलर वे में बात कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, मैंने एक ईजी सी एग्जाम्पल रखी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड कहता है कि यार आपका बॉस तो पागल हो गया है, ठीक है। तो आगे से आप उसको कहते हैं कि लेट्स गो फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए चलते हैं, मतलब कि बॉस जो है वो वहीं पर कहीं मौजूद है और आपको पता चल गया है कि अच्छा वो हमारी बात सुन रहा है, तो आपने बात का टॉपिक ही चेंज कर लिया और पार्टिकुलर वे में उसको कह दिया कि चलें जी चाय पीने चलते हैं, ठीक है। इसी तरह उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है कि आर यू कमिंग टू द पार्टी टू नाइट, तो आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है कि सम गेस्ट विजिटिंग, यानी कि जवाब मिलता जुलता नहीं है बट एक पार्टिकुलर वे में कम्युनिकेशन की गई है, ठीक है। अब हमारे पास जनरलाइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर आ जाता है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि नो स्पेशल बैकग्राउंड नॉलेज, यानी कि पार्टिकुलराइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर में कोई बैकग्राउंड नॉलेज था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉस वहाँ बैठा था तो उन्हें पता चल गया, ठीक है। अब जनरलाइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर में कोई स्पेशल बैकग्राउंड नहीं होता, आपको चॉइस दी जाती है, आपने जस्ट एक जो है वो चूज़ करनी होती है। किस तरह से, एग्जाम्पल दी गई है, डू यू बाय ब्रेड एंड चीज़, डिड यू बाय ब्रेड एंड चीज़, तो आगे से आंसर आया कि आई बॉट ब्रेड, तो जस्ट एक सिंपल सा आंसर दे दिया, चॉइस दी है आपने, उसमें से एक को जो है वो चूज़ कर लिया। उसके बाद स्केलर इम्प्लीकेचर आ जाता है। स्केलर वर्ड हमने फिजिक्स में, मैट्रिक में सुना था, मोस्टली ये मैग्नीट्यूड के साथ लिंक करता था जिसमें हम कोई वैल्यू बताते थे, ठीक है, स्केलर इम्प्लीकेचर में। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आपने क्या करना है, कोई वैल्यू बतानी है, जैसे उसके लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ऑल, मोस्ट, फ्यू, मैनी, समटाइम्स, तो ये सारी चीज़ें जहाँ यूज़ होंगी उसको हम स्केलर इम्प्लीकेचर कह सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को इसकी दूं तो यहाँ पर अगर कोई कहे कि आई हैव सम बुक्स, इट मीन्स क्या है कि आपको समझ आ गई है कि उसके पास सारी किताबें नहीं हैं, जस्ट उसके पास कुछ किताबें हैं, ठीक है। एक वैल्यू पता चल गई है आपको कि अच्छा जी इस तरह से, तो आप इनडायरेक्टली जो है वो सारी बातें खुद समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें जो थी वो इम्प्लीकेचर का कॉन्सेप्ट था और इम्प्लीकेचर की जो है वो आगे फर्दर
टाइप्स थी। आई होप सो कि आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पोलाइटनेस थ्योरी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रैग्मेटिक्स की फील्ड में, ठीक है। पोलाइटनेस थ्योरी जो है वो सबसे पहले प्रैग्मेटिक्स की फील्ड में ही जो है वो मेंशन किया गया था, ठीक है। टॉपिक 114 है, इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। पोलाइटनेस थ्योरी जो है, नाम से पता चल रहा है कि जब आपने कम्युनिकेशन करनी है तो आप प्रॉपर मैनर में बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। एटिकेट्स के साथ आप किसी के साथ नाइसली बिहेवियर शो करवा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो पोलाइटनेस में आ जाती हैं, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर पोलाइटनेस थ्योरी की बात की जाए तो इसका क्या मतलब है कि जब आप प्रॉपर मैनर से बिहेव करते हैं, इसको पोलाइटनेस कहते हैं, ठीक है। ये सब पहले प्रैग्मेटिक में अपेयर हुई थी। लोग इसके अंदर रहते हुए जब पार्टिकुलर स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, वो पार्टिकुलर स्ट्रेटजीज क्या हैं, सम टाइम वो पॉजिटिव फेज होता है, सम टाइम वो नेगेटिव फेज होता है, ठीक है। तो वन बाय वन वो भी डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर फेस बताया गया, इसका क्या होता है कि इसका मतलब होता है इट इज़ डिफाइंड एज अ पब्लिक सेल्फ इमेज, यानी कि आप क्या सेल्फ इमेज जो है वो पब्लिकली शो करवा रहे हैं, वो आया कि अच्छी है, वो बुरी है, ठीक है। उन दोनों लिहाज से आपका क्या फेज़ है उसको हम फेस कहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि देयर इज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेस। अब पॉजिटिव नेगेटिव फेस में क्या होता है, पॉजिटिव फेस में आप किसी को अपना पॉजिटिव बिहेवियर शो करवाते हैं। लाइक अगर आपको किसी ने कहा है कि क्या मुझे आप यहाँ तक छोड़ कर आ सकते हैं, तो आप उसको कहते हैं कि जी हाँ मैं छोड़ कर आ सकता हूँ। कोई अगर आपको कहे कि ये काम मेरा कर दें, आप उसका काम कर दें, आप उसके साथ पोलाइट रहें, आप अच्छा बिहेवियर शो करवाएं, अपना अच्छा फेस शो करवाएं, तो उसको हम पॉजिटिव फेस कहते हैं। नेगेटिव फेज में क्या होता है कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, यानी कि आप ये नहीं चाहते कि आप पर कोई चीज़ को इम्पोज कर दिया जाए, ठीक है। आपके दोस्त ने आपसे राइड के लिए कहा है, तो आपने बहाना बना दिया कि मैं नहीं जाना चाहता, या फिर मुझे और भी काम है, ठीक है। आपने डायरेक्टली उसको कह दिया है, तो ये आपने उसको एक नेगेटिव फेस शो करवाया है, ठीक है। तो वही बात है कि दैट डिज़ायर नॉट टू बी इम्पोज्ड अपॉन, ठीक है, कि वही बात है आप इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं, आपने आपका जो दिल करता है आप जस्ट उसको फॉलो करते हैं, किसी की फीलिंग्स का एहसास नहीं करते ज़्यादा। अब यहाँ पर हमारे पास दो एक्ट आ जाते हैं, एक फेस थ्रेटनिंग एक्ट है और एक फेस सेविंग एक्ट है, ठीक है। फेस थ्रेटनिंग एक्ट में आपने क्या करना है कि आप जो है वो यहाँ पर किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप इसको वर्बली या नॉन वर्बली बता देते हैं या शो करवा देते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगा या आप इस तरह चाहते हैं, ठीक है। यानी कि आप पोलाइट नहीं रहते। अब यहाँ एग्जांपल दी गई है कि गिव मी दैट पेपर, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली उसको कह दिया, आप प्यार से भी उसको कह सकते हैं, लेकिन आपने कुछ भी नहीं सोचा, डायरेक्टली आपने कह दिया जी गिव मी दैट पेपर, ठीक है। तो ये हमारे पास फेस थ्रेटनिंग एक्ट होता है। फेस सेविंग एक्ट में क्या होता है कि आपने कुछ सेव कर लिया, यानी कि अपना फेस जो है वो आपने थोड़ा पॉजिटिव रखा है, ठीक है। आपने अपनी अच्छी इमेज जो है वो शो करवाई है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपने पेपर मांगा है, तो आप उसको कितने अच्छे वे में कह रहे हैं कि कुड यू पास मी दैट पेपर। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे पास फेस सेविंग एक्ट की है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलाइटनेस की बात की है और उसकी एग्जाम्पल भी साथ में दी है। नेगेटिव पोलाइटनेस में क्या होता है, जब आप किसी से अपोलोजाइज़ करके जो है वो उसको काम करने से इनकार कर देते हैं, तो नेगेटिव में भी आप ना ही कर रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव पोलाइटनेस में क्या होता है कि पोलाइट वे में, यानी कि अपोलोजाइज़ करके आपने उसको ना कर दिया, ठीक है। तो इसको नेगेटिव पोलाइटनेस कहते हैं। एग्जाम्पल में, कुड यू लैंड मी योर पेन, आई एम सॉरी टू बोदर यू बट कैन आई आस्क फॉर अ पेन और समथिंग। तो ये दो वेज में बताया गया है। इसी तरह पॉजिटिव पोलाइटनेस में क्या है कि आपने यहाँ पर आप हमदर्दी शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो फेस पोलाइटनेस कहते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल शो करवाई गई है, ठीक है, कि हे बडी आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू वुड लेट मी यूज़ योर पेन। तो यहाँ पर ये एग्जांपल शो करवाई गई है पॉजिटिव पोलाइटनेस की, कि आपने एक पॉजिटिव वे में, ठीक है, किसी से बात की है, आप अपना फेस जो है वो पॉजिटिव रख रहे हैं, इसको हम पॉजिटिव पोलाइटनेस कहते हैं। अब उसके भी 3 मैगजिम्स जो हैं वो पॉजिटिव पोलाइटनेस के हैं, 3 मैगजिम्स ऑफ पोलाइटनेस है, जिसमें आपने एक तो डोंट इम्पोज, ठीक है, दूसरा आपने कोई ऑप्शन दे दिया, और तीसरा जो है वो आप हेयर को अच्छा फील करवा रहे हैं। तो उसकी आगे उन्होंने एग्जाम्पल्स दे दिए, आप इसको वन बाय वन पढ़ लीजिएगा। बाकी आपने जो 2 चीज़ें याद रखनी है कि पॉजिटिव फेज में आप अपना इमेज अच्छा बना रहे होते हैं, नेगेटिव फेज में जो है वो आप डायरेक्टली इनकार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास पोलाइटनेस थ्योरी की थी। असल में प्रैग्मेटिक का काम होता है कि कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो किस वे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम मतलब समझ रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं, यानी कि जो हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में जो कन्वर्सेशन होती है वो हमारे पास प्रैग्मेटिक्स होता है, ठीक है। अब प्रैग्मेटिक्स में रहते हुए हम किसी से अच्छी तरह बात कर रहे होते हैं, किसी से बुरी तरह बात कर रहे होते हैं, तो वो जो सारी थ्योरी है वो हमारे पास पोलाइटनेस थ्योरी है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्पीच एक्ट थ्योरी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का। ये लेसन ही पूरा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, द स्पीच एक्ट थ्योरी इज़ द फाउंडेशनल पार्ट ऑफ प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, यानी कि प्रैग्मेटिक्स की फील्ड में ये एक फाउंडेशनल पार्ट है। ठीक है, ये आप लोगों को क्विज में आ सकता है। स्पीच एक्ट थ्योरी जो है वो प्रैग्मेटिक्स की एक फील्ड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अल्फाज जो है वो ना सिर्फ मौजूदा इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं बल्कि साथ ही साथ कोई एक्शन भी कैरी करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन बताया गया है कि लैंग्वेज इज़ यूज टू डू थिंग्स अदर देन जस्ट रेफर टू द ट्रूथफुलनेस ऑफ पार्टिकुलर स्टेटमेंट। उसके अलावा उसने बताया कि स्पीच एक्ट आर डिफाइंड एज व्हाट एक्शन वी परफॉर्म व्हेन वी प्रोड्यूस अटरेंसेस। अब इस सारी चीज़ का जो मतलब है मैं आप लोगों को एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को कहा है कि क्लोज द डोर, तो इट मीन्स कि एक तो ये मतलब दे रहा है कि इट मीन्स कि या तो हवा आ रही है या फिर सर्दी है। ठीक है, दूसरा एक्शन क्या है कि दरवाज़ा बंद कर दो। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। स्पीच एक्ट थ्योरी इसी को कहते हैं। स्पीच किसे कहते हैं, यानी कि आपने कोई बात कही है। ठीक है, कोई अटरेंस आपने दिया है। ठीक है, वो अटरेंस कलमात आपने जो कहे हैं उसमें एक्ट भी है। ठीक है, तो ये नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि स्पीच एक्ट थ्योरी। ठीक है, अब स्पीच एक्ट थ्योरी में हमारे पास कुछ फेजेट्स आ जाते हैं। एक हमारे पास लोकेशनरी एक्ट है, दूसरा इलोकेशनरी एक्ट है और तीसरा परलोकेशनरी एक्ट है। ठीक है, पहले तो अगर लोकेशनरी एक्ट को देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि लिटरल मीनिंग ऑफ द एक्चुअल वर्ड, यानी कि एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट है जिसका मतलब साफ है, पता चल गया है, आपको इनडायरेक्टली समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि इट इज़ वेरी कोल्ड इनसाइड, इट मीन्स कि लो टेम्परेचर है, सर्दी है, आपको पता चल गया। अगर बेबी इस क्राइंग, इट मीन्स कि बच्चा रो रहा है, आपको पता चल गया कि उसको खाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं लोकेशनरी एक्ट में होती हैं, जिसमें लिटरल मीनिंग होता है, साफ मतलब होता है, जो आपको क्लियरली पता चल गया है, कोई इनडायरेक्टली चीज़ जो है वो आपको नहीं दी जा रही। इलोकेशनरी एक्ट में क्या होता है कि यहाँ स्पीकर अगर कुछ बोलता है तो उसके पीछे उसका कोई इंटेंशन होता है, कोई फीलिंग होती है या कोई पर्पज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल से एग्जाम्पल मैंने लिया है कि अगर कोई कहे इट इज़ वेरी कोल्ड इनसाइड, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ टर्न ऑफ द एसी, या आप फैन बंद कर दें या आप विंडो बंद कर दें। तो ये जो उसका इंटेंशन है या उसका पर्पज़ है वो इलोकेशनरी एक्ट में बताया जाता है। ठीक है, जिसमें उसका कोई पर्पज़ है। उसके बाद हमारे पास परलोकेशनरी एक्ट आ जाता है। इसमें क्या होता है कि इफ़ेक्ट और एक्शन ऑफ अटरेंस ऑन ऑडियंस। ठीक है, अब किस तरह से, खुद से आपने इमेजिन कर लिया है कि कमरे में ठंडक हो रही है, तो इट मीन्स कि आपने खुद ही एसी बंद कर दिया, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इन सिंपल वर्ड अगर कहें तो फीलिंग्स या इमेजिनेशन में हमने इमेजिन कर लिया है कि इट मीन्स कि इसकी ज़रूरत है एसी बंद करने की या विंडो क्लोज करने की, तो आपने खुद कर दिया है। तो इसको हम परलोकेशनरी एक्ट कहते हैं। ये 3 एक्ट थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट आ जाता है। अकॉर्डिंग टू सर्ले जो है वो ऑल स्पीच एक्ट फॉल इनटू 5 मेन टाइप्स। ठीक है, ये आप लोगों को 5 मेन टाइप्स पूछे जा सकते हैं, बहुत इजी हैं। वन बाय वन इसका भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि स्टेटमेंट जो होती है या जो कुछ कहा गया है वो कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि द अर्थ इज़ राउंड, तो इट मीन्स कि वो हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि इट्स ट्रू, अर्थ इज़ राउंड। इसी तरह अगर तो डायरेक्टिव की बात की जाए तो यहाँ पर किसी से रिक्वेस्ट करनी है या किसी को कोई कमांड देनी है। ठीक है, तो कुछ कमांड देना, कोई रिक्वेस्ट करना, क्वेश्चनिंग करना, ये हमारे पास डायरेक्टिव में आता है। एग्जाम्पल में, गिव मी अ कप ऑफ टी, डोंट टच, इट मीन्स कि वो यहाँ पर एक कमांड दे रहा है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड आप याद रख सकते हैं कि रिक्वेस्ट, इनविटेशन या कोई कमांड देना। ठीक है, इसको हम डायरेक्टिव्स में लाते हैं। कमिसिव में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि आपने कोई कमिट किया है या फिर आपने कोई प्रॉमिस किया है फ्यूचर के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि आई विल बी बैक, वी विल नॉट डू दैट। ठीक है, कि मैं वापस आऊँगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके अलावा अब यहाँ पर बताया गया कि क्या इंटेंट्स हो सकते हैं, प्रॉमिसिंग हो सकती है, थ्रेटनिंग हो सकती है, ऑफरिंग हो सकते हैं या रेफ्यूजिंग हो सकते हैं, यानी कि आप इनकार कर रहे हैं या आप कोई थ्रेटनिंग कर रहे हैं, ये सब फ्यूचर के लिए होता है। उसके लिए आपने कोई कमिट किया है या फिर आपने कोई प्रॉमिस किया है। उसके बाद एक्सप्रेसिव में क्या होता है कि आप जो है वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम सॉरी। डिक्लेरेशन में आपने ऐलान कर दिया है। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया है। अब किस तरह से आप किसी को फायर कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया यू आर फायर्ड, तो इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल सारा टॉपिक था।
आई होप सो कि आप लोगों को सारी चीज़ों की अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ रह जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।